अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ विंटर वेकेशन, हम दोबारा हाजिर हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स के साथ। दोस्तों, लास्ट लेक्चर जो हम पढ़ रहे थे वो फर्स्ट चैप्टर का ही था। आज हम मज़ीद उसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग हम जानते हैं कि इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कारोबार की एक ज़बान है। तो अगर अकाउंटिंग कारोबार की एक ज़बान है तो उस ज़बान को समझने और समझाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स भी मुतय्यन किए गए होंगे, बनाए गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। उस अकाउंटिंग को करने के लिए जो कि अकाउंटेंट परफॉर्म करता है, जो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, उन स्टैंडर्ड्स का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आप मेरे पीछे स्लाइड्स देख रहे होंगे, इनमें बखूबी आपको डेफिनेशंस वगैरह इसकी मिलेंगी, तो वो भी आप समझते हुए चलिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू दी ब्रॉड लाइन कॉन्सेप्ट विच गाइड अकाउंटेंट व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो अकाउंटेंट को हेल्प करेंगे ताकि वो आगे की स्टेटमेंट्स बना सके। आगे की स्टेटमेंट्स बना सके, मुराद कौन सी स्टेटमेंट्स, वो हम आगे चल के तफसील से पढ़ेंगे। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी वो कहलाती हैं। दूसरी बात देखें, दीज आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो जनरली एक्सेप्टेड हैं, पूरी दुनिया के अंदर प्रिंसिपल्स को इन्हीं को फॉलो किया जाता है। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये किसने बनाए? एक बोर्ड था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, FASB, उसने इन प्रिंसिपल्स को डिज़ाइन करा, इन प्रिंसिपल्स को बनाया। तो आइए स्टूडेंट्स, दोस्तों, हम मज़ीद एक एक करके इन तमाम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, नंबर 1, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। व्हाट डज इट मीन्स? देखिए, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स हमें यह बात बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, दीज आर टू डिफरेंट एंड सेपरेट एंटिटीज। यानी अगर हम प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के रूप से देखें तो कारोबार और कारोबारी हजरत यानी कारोबार करने वाला, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट एंटिटीज रखते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस का क्रेडिटर माना जाएगा, यानी वो आउटसाइडर होगा, वो क्रेडिटर माना जाएगा बिजनेस का। अब व्हाट डज क्रेडिटर मींस? क्रेडिटर का मतलब ये होता है कि बिजनेस जो है वो मकरूज है बिजनेसमैन का, यानी बिजनेसमैन इज द क्रेडिटर विच ओड द मनी, यानी जो हमारे कैपिटल को लाता है, जो पैसे को ओड करता है, ये कहलाता है बिजनेसमैन। अब दिस प्रिंसिपल assumes that business and businessman, two different entities, we have already studied. All business transactions should be recorded from the business point of view. कारोबार में जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहिए, लिखा जाएगा। मसलन अगर बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजैक्शन पर्सनली परफॉर्म करता है तो उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी ट्रांजैक्शन नोट नहीं की जाएगी, बल्कि बिजनेस कंसर्न्ड ट्रांजैक्शंस लिखी जाएंगी जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेसमैन ने एक पर्सनल प्लॉट खरीदा तो देयर इज नो नीड टू राइट, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन इज आउटसाइडर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। द सेकंड कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर लिखी जाएंगी जिनको मनी की टर्म के अंदर मेजर किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, फिर वो कौन सी ऐसी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको मनी की टर्म के अंदर मेजर नहीं किया जाता? जस्ट लाइक लॉयल्टीज ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की लॉयल्टी हमसे, वो मुखलिसी। अब कोई ये तो नहीं कह सकती ना कंपनी कि भाई फला एम्प्लॉय हमारे पास 10,000 रुपए का मुखलिस है, यानी उसकी मुखलिसी के 10,000 रुपए बनते हैं। तो इसका मतलब पता चला कि ट्रांजैक्शंस हमेशा मनी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर की जाएंगी। नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड, जिसको हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट या पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनडेफिनेट, यानी आपके बिजनेस की लाइफ जो है, आपके दिमाग में ये होगा मेरे बिजनेस की लाइफ जो है वो खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि इनडेफिनेट है। अब आप अपनी लाइफ को
12 मंथ के इंटरवल्स के अंदर तकसीम करेंगे। यानी प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि आपके बिजनेस की लाइफ पहले तो इंडेफिनेट होनी चाहिए, फिर दूसरी बात वो इंडेफिनेट लाइफ आपके 12 महीने यानी 1 साल के इक्वल इंटरवल्स के अंदर तकसीम होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग की जबान में अकाउंटिंग ईयर। अब करेगा क्या अकाउंटेंट? इस अकाउंटिंग ईयर के लास्ट के अंदर अपनी तमाम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स को मेजर करेगा। यानी अपनी 2 स्टेटमेंट्स बनाएगा कॉमनली, वो एक बनाएगा इनकम स्टेटमेंट और एक बनाएगा बैलेंस शीट। यानी वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करेगा अपने अकाउंटिंग इंटरवल के लास्ट के अंदर, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में। फॉर एग्जांपल 31st ऑफ दिसंबर कॉमनली और 30th ऑफ जून एज वेल। अब व्हाट डज फाइनेंशियल कंडीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन मींस? फाइनेंशियल कंडीशन में वो ये पता करेगा अकाउंटेंट कि आइदर वी हैव प्रॉफिट और लॉस इन आवर बिजनेस, और फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये पता करेगा कि हम इस वक्त किस पोजीशन पर खड़े हैं, हाउ मच वी हैव एसेट्स, हाउ मच वी हैव लायबिलिटीज एंड हाउ मच वी हैव कैपिटल। एंड द फोर्थ वन इज दैट कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। व्हाट डज इट मीन? ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आपकी ट्रांजैक्शन आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इमारत परचेज करी जिसकी कॉस्ट थी 5 लाख रुपीस। अब उस इमारत में प्रीमिसेस के अंदर आपने अपना कारोबार शुरू किया। अब चूंकि उस इमारत के इर्द गिर्द बाजार जो है वो बन गया है और वहां पर डेंस पॉपुलेशन वहां पर हो गई है, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग की कीमत भी बढ़ गई। लेकिन आप अपनी बिल्डिंग की कीमत वही लिखेंगे जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, जो इनिशियल उसकी कॉस्ट थी, यानी जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। जस्ट लाइक 5 लाख ऑफ रुपीज। ऑल बिजनेस एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक एट द कॉस्ट दैट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। तमाम एसेट्स उसी कॉस्ट पर लिखे जाएंगे जिस कॉस्ट में उन्हें खरीदा था। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस विल नॉट बी कंसीडर्ड। जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस के अंदर वो कंसीडर नहीं होगा, वो बुक्स के अंदर नहीं लिखा जाएगा। ये कुछ उसूल हैं, जवाबित हैं जो डिसाइड किए हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तौर पर। और किसने डिसाइड करे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB। दोस्तों मजीद यहीं से इसको और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उन अपनी कोताहियों पर ओवरकम कर सकें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।